हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन से हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021। ठीक है, तो 2021 का ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्या बेनिफिट है आपको इस सेशन में, क्यों टाइम स्पेंड करना चाहिए। सबसे पहले तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश के लर्नर हैं, आपको इंग्लिश में समझ में आता है, तो हम हिंदी के बाद इंग्लिश में उसे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इस सेशन से, आपको क्यों टाइम स्पेंड करना चाहिए। सबसे पहले कि पास्ट पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन कवर अप होंगे, उनका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर हो जाएगा। पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है कि जब हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ना कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका वो टॉपिक जो पास्ट ईयर में ऑलरेडी आ चुका है वो टॉपिक भी साथ साथ कवर अप होगा। कई बार ऐसे टॉपिक्स पे रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस टॉपिक का रिवीजन भी आपका होता चला जाएगा। साथ में हम जब आपका ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं और किन तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम अप हो सकते हैं। तो आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर सेशन के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट है हम उसे आपको याद करवा सके। तो विन विन सिचुएशन है। मैं चाहती थी कि आप इस सेशन पे टाइम स्पेंड करने से पहले ये जान लें कि ये सेशन आपके लिए कितना यूज़फुल होने वाला है, ताकि आप इस सेशन में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ ऐसे ही इकोनॉमिक्स की लर्निंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स की लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टू वे कम्युनिकेशन करें। आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करें ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट आपको शेयर कर सकें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का जो मेन सेशन है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने देखा हो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने चारों क्वेश्चन डिस्कस किया और वो चारों के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड थे। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन में। और कई सिनारियों में, कई एरियाज़ में, इंटरव्यू के बाद पोस्टिंग में भी अगर आपने इकोनॉमिक्स पे अच्छी कमांड रखी है तो आपकी काफ़ी अच्छी पोस्टिंग हो सकती है, आप काफ़ी अच्छे पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स को आप अपनी कमांड कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और फिर हम उस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। विथ रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये क्वेश्चन जो है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे, यानी ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट है, हमें ये तीनों स्टेटमेंट देखनी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, दे आर मीन्स दे कौन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड, यानी सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड दोनों ही बोला गया है। ठीक है, सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कोई लोकल बोर्ड सेटअप किया है और वो लोकल बोर्ड जो है वो सुपरवाइज कर रही है हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को और रेगुलेट भी कर रही हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है आपको, दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों तरीके के शेयर्स को वो इशू कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, दे आर बॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं, अभी हमारे डिटेल डिस्कशन के बाद आप खुद आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बेसिक कवरेज करते हैं, उसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है भाई, आपको बैंकिंग पता है, बैंक क्या होता है, बहुत ही आम सी बात है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के बारे में आपने सुना होगा, आरबीआई जिसे हम कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2 तरीके की हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। एक होती है आपकी शेड्यूल बैंक। ठीक है, मैं ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स के डिटेल टॉपिक सेपरेटली कवर्ड है। ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, 2 तरीके के बैंक हो गए, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के अंदर हम 2 तरीके के पार्ट्स को देखेंगे, एक होगा आपका कमर्शियल बैंक। ठीक है, और दूसरा होगा आपका कोऑपरेटिव बैंक।
ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है, तो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे कोऑपरेटिव बैंक तक। फिर कमर्शियल बैंक में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक में आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपके बैंक्स हो जाते हैं, ठीक है। जो मेजर एरिया इसमें कोऑपरेटिव बैंक में डिवाइड की जाती है वो दो एरिया वाइज में कहाँ पे काम हो रहा है उस बेसिस में, अर्बन, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और रूरल, ठीक है। ये दो तरीके के बैंक्स डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसमें शेड्यूल, नॉन शेड्यूल है, और शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। कौन सी कितने स्टेट में, मल्टी स्टेट में काम कर रही है, सिंगल स्टेट में काम कर रही है, ठीक है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, है ना। तो अगर आपकी रूरल होंगी तो ये आपके दो पार्ट में मैं आपको एक ब्रीफ शेयर कर देती हूँ। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हो गया ये। शॉर्ट टर्म आपकी हो गई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। और लॉन्ग टर्म आपका हो गया आपका जैसे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और हो गया आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। और अर्बन में आपका आ जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये मेजर आपका जो है बाइफर्केशन है आपका। रूरल में, सॉरी, वो जो मैंने बताया शॉर्ट टर्म हो गया, एक लॉन्ग टर्म हो गया। और अर्बन में आपका जो मेन डिवाइड होगा वो दो पार्ट में होगा, सॉरी, शेड्यूल में एंड नॉन शेड्यूल में, ठीक है। तो शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल है। शेड्यूल में मल्टी स्टेट या सिंगल स्टेट में, और नॉन शेड्यूल में भी मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट। और रूरल में आपका शॉर्ट टर्म में आ जाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और लॉन्ग टर्म में आएगा आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं स्काट, SCARDB, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में दूसरा आएगा हमारा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो जाए। तो हमने देखा क्या हमारे रिजर्व बैंक है और दो तरीके में हमारा बैंकिंग सेक्टर डिवाइड हो गया। तो हमने देखा दो तरीके की बैंक हो गई, कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। हमने अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना है सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर तक, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स होती क्या है? कोऑपरेटिव बैंक नाम खुद ही बता रहा है, ठीक है। ये बैंक एक तो जो है वो कोऑपरेशन की वजह से बनती है, ठीक है। जो इनका कॉन्सेप्ट है वो कोऑपरेटिव है, लेकिन बैंक है तो क्रेडिट सोसाइटी, जो क्रेडिट सपोर्ट है अपने मेंबर्स को, जो सपोर्ट है अपनी कम्युनिटी ग्रुप को। तो आपको एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोऑपरेशन पे कुछ है, किसका? अपने मेंबर्स का, ठीक है, अपने मेंबर्स का, ताकि वो एक दूसरे को, एक ग्रुप जो है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्रेडिट सपोर्ट कर सकें, ठीक है, अपने एक दूसरे को लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, अपने टर्म्स, अपने कंडीशंस के बेसिस पे। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है हमने देखा दो तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अपने रीजन, कौन से रीजन में वो काम करती है उस बेसिस पे वो डिवाइड हुई थी। क्लियर? तो हमने देखा कि ये जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये एक तरीके की हमारी ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर तक सीमित रहती है, उनके खुद के टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। और ये जो बैंक है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, ये तो मैंने एक बेसिक मीनिंग आपको क्लियर कर दी, ठीक है। उसके बाद जो हम या लॉस की बात करें या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें, तो कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया में है वो रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है। आपकी जो रजिस्टर्ड होती हैं वो होती हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। रजिस्टर्ड किसके अंदर होंगी? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। रेगुलेट कौन करेगा? ये होंगी रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे RBI, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू ये गवर्नड होंगी? दो एक्ट होंगे। सबसे पहले आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। और दूसरा आपका बैंकिंग
लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक हमने डिस्कस किया कि ये अपने जो मेंबर्स के लिए है, उनको हेल्प करती है। ठीक है, और ओन्ड एंड कंट्रोल्ड भी मेंबर्स के द्वारा ही होती है, उनके अपने पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये एक तरीके से आपकी बैंकिंग एरिया में भी काफ़ी मदद करती है। ठीक है, और काफ़ी चीप मोड में चीप क्रेडिट मिल जाता है रूरल एरियाज़ में ऐसे बैंक्स के थ्रू। ठीक है, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एनकरेज करती है। ठीक है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, अगर आपने डिपॉजिट किया ऐसे बैंक्स के पास तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। बट आपने ये तो जाना ही होगा कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, तो इसके भी खुद के एडवांटेज एंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसलिए आया कि कुछ आज जो बैंक्स थी रिसेंट जब एग्ज़ाम में आया था, तो जो बैंक थी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स, उनसे रिलेटेड जो है इश्यूज अराइज हुए थे, और जो उनका फेलियर होने की वजह से ये आपका न्यूज़ का पार्ट रहा, और इसी वजह से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक को जनरली बोला जाता है कि ये डुअल जो है रेगुलेट होती है। क्या है ये वर्ड का मीनिंग और क्यों इस पे इतना एम्फोसिस किया गया न्यूज़ के टाइम में? डुअल रेगुलेशन। ठीक है, डुअल रेगुलेशन होता है कोऑपरेटिव बैंक का। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो रेगुलेट एंड सुपरवाइज्ड, मैं अर्बन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये रेगुलेट प्लस सुपरवाइज यानी एंड। ठीक है, दोनों चीज की बात हो रही है, रेगुलेट और सुपरवाइज्ड हो रही है किससे? आपके स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, अगर आप सेशन के थ्रू लिख रहे हैं ना, आप प्लीज़ वो मत करिएगा, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप सिर्फ समझें और सेशन के दौरान याद करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे आरसीएस, आपको कुछ लिखना नहीं है, और पीडीएफ में भी लास्ट में 1-2 पेज आपको स्पेयर दे दिए जाएंगे कि अगर कुछ न्यूज़ में नया आ रहा है या आपने कुछ और पॉइंटर्स लर्न कर लिए हैं तो आप उसे वहाँ पे लिख सकें। ठीक है, कंप्लीट नोट्स है आपके लिए। ठीक है, सो ये सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, और किसके थ्रू रेगुलेट एंड सुपरवाइज हो रहा है? एक तो आपका स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अगर सिंगल स्टेट है, सिंगल स्टेट के केस में। ठीक है, और अगर यही वो कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट में यानी एक से ज़्यादा स्टेट में काम कर रही है, ठीक है, मल्टी स्टेट में है, तो आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, मैं सोसाइटीज़, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे CRCS। ठीक है, तो डुअल रेगुलेशन है, रेगुलेट एंड सुपरवाइज सिंगल स्टेट। इन दोनों के अलावा, चाहे सिंगल हो या मल्टी हो, ठीक है, इन दोनों के अलावा और कौन इन्वॉल्व है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। ठीक है, तो आपका जो स्टेट रजिस्ट्रार है जब सिंगल स्टेट में है, ठीक है, तो उनके पास पावर क्या होगा? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जो स्टेट का एक्ट है उसके थ्रू उन्हें पावर आएगा, और क्या क्या वो कर सकेंगे भाई? इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी है, अगर मैनेजमेंट की फॉर्मेलिटीज़ हैं, अमलगमेशन होना है, रिकन्स्ट्रक्शन है या लिक्विडेशन होना है, ये सारे जो काम है ये आपका जो एक्सरसाइज करेगा वो कौन करेगा? आपका RCS यानी स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, और अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल के केस में आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार देखेगा। ठीक है, लेकिन जो बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन है, अब इसमें आपने देखा कि डुअल जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने बोला ये जो डुअल रेगुलेशन है वो 2 पार्ट में बट रहा है। ठीक है, जैसे ये जो फॉर्मेलिटी वाले काम है, मैं कुछ आध एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक इनकॉर्पोरेशन का काम है। ठीक है, स्पेलिंग को प्लीज़ अवॉइड करेंगे, मैं क्विकली लिख रही हूँ। रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑडिट वगैरह का काम है, मैनेजमेंट है, एमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का काम है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किसके पास आ जाएंगी? आपकी RCS या आपकी CRCS।
ठीक है, यानी स्टेट रजिस्ट्रार या सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। लेकिन अगर बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन है, बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, अगर बैंकिंग रिलेटेड जो फंक्शंस हैं कि लाइसेंस स्टार्ट करना है नया, अगर कोई ब्रांच नई स्टार्ट करनी है, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, लोन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखना है बैंकिंग सेक्टर में, ये कौन देखता है? ये आपका देखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी इस केस में रेगुलेशन और सुपरविजन दोनों आरबीआई करेगा। किसके अंडर में? आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, सेटिस्फाइड है? तो आपने ये देखा कि एक ओवरव्यू की क्या आपका कोऑपरेटिव बैंक है, बैंक में कौन कौन से बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, और इनके ड्यूअल रेगुलेशन पे और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, ताकि अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे जो स्टेटमेंट है, हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बॉडीज, लोकल बोर्ड सॉरी, सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि भाई एक तो आपने अमेंडमेंट भी देखा होगा, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो भाई अब कोई एक्ट है तो उसमें समय समय पे चेंजेस और अमेंडमेंट्स आते हैं। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 2020, उसने साफ बताया कि आरबीआई जो है उसके पास सारे पावर है। ठीक है, और जो बैंकिंग रिलेटेड सारे पावर हैं वो आरबीआई के पास है। ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार के पास भी थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो भी आरबीआई के पावर्स हैं। ठीक है, तो जो पावर है रजिस्ट्रार के, वो तो उनसे रिलेटेड उनके पास रहेंगे ही। बट अगर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ना कोऑपरेटिव बैंक और आरबीआई का, तो जो आरबीआई का पावर है वो सुप्रीम हो जाएगा। अब भाई रजिस्ट्रिंग का काम किसके पास है? आपका सेंटर या स्टेट के पास। ठीक, लेकिन कुछ हद कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, कोई ऐसी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस आ गए तो आरबीआई ने कुछ बोला है तो वो सुप्रीम है। ठीक है, ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो अमेंड हुआ था 2020 में, उसने ये बोल दिया कि दिस एक्ट अनेबल द आरबीआई टू गेट ऑल द पावर्स इंक्लूडिंग दोज विच आर विद द registrar of cooperative society. That means the power of registrar continue to be with the registrar, but the power of RBI override those of registrar. That means RBI will be supreme. तो पहला केस आपका स्टेटमेंट आपको क्या लगता है? ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला लोकल बोर्ड्स के पास रहता है पावर, नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो अमेंडमेंट आया है इसने जो पावर है वो आरबीआई को दे दिया है कि ताकि टाइमली में एक्शंस ले सकें। और कुछ फेलियर देखने को मिल रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो आरबीआई एक नेसेसरी स्टेप्स ले सके ताकि वो जो अपने जो कस्टमर्स हैं, जो ट्रस्ट की पीपल हैं, पब्लिक है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी वजह से ये अमेंडमेंट आया। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक जो है वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखें। ठीक है, और वो प्रिवेल करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिजर्व बैंक ने एक नई गाइडलाइंस भी इशू की थी जहाँ पे ये बताया था कि जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, वो अपने कैपिटल को बना सकती हैं बाई इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो या डेप्थ, तीनों ही इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेप्थ नहीं मिला है, तो अगर क्वेश्चन में डेप्थ इंस्ट्रूमेंट भी आता है आपके, तो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी इशू किया जा सकता है। तो जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने शेयर कैपिटल को रेज कर सकते हैं बाई दी इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जो भी उनके मेंबर्स हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, एडिशनल अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? दे आर बॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट 1966। ठीक है, तो आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1959 वो इफेक्ट आपका हुआ ही स्टार्ट था फ्रॉम 1 मार्च 1966 से। ठीक है, और वो आरबीआई की बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में फॉल करता है। ठीक है, और ये ना इसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये एक डुअलिटी जो हमने अभी पढ़ा था, कंट्रोल ऑफ बैंक, वो स्टार्ट होता है, एक नया एरा स्टार्ट होता है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है,
जो कि डुअलिटी कंट्रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है बैंकिंग का जो रोल है, बैंकिंग रिलेटेड जो फंक्शन है वो आरबीआई देखता है, और रजिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, और ऑडिट हो, लिक्विडेशन हो, एमलगमेशन हो, ये सारा जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं रिलेटेड टू दी स्टेट एक्ट्स, ठीक है। तो जो कंट्रोल है आरबीआई का वो पार्शियल हमें देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि डुअल कंट्रोल है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पार्शियल कंट्रोल देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, कंट्रोल शेयर हो रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बीच में, ठीक है। और इसीलिए हम इसे बोलते हैं डुअल कंट्रोल या शेयरिंग ऑफ पार्शियल कंट्रोल बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द स्टेट एक्ट्स। क्लियर? तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आपका, आप देख सकते हैं, करेक्ट है। तो आंसर हो जाता है आपका बी, ठीक है। तो आई बिलीव आपको कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिला हो, कुछ नया यहाँ पे आपको नॉलेज मिली हो। एमसीक्यूज़ की कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब हम क्विकली इस सेशन को कंक्लूड करेंगे इंग्लिश में, ताकि जो हमारे लिसनर हैं उसे उन्हें हम इंग्लिश में सपोर्ट कर सकें। चलिए, hello everyone, now we are going to conclude this session completely in English, so that the student who can easily able to understand in English, we can help them also. So there is a lot of benefit from these kind of session, and if you can see, through solving the past paper you will able to cover the past important topic. You will able to solve the question also, you get the solution, you get the solutions, you able to cover those important topic of past paper in very detail, and sometime that particular topic includes n number of questions in the n number of years, so this helps you to the revision also, that particular topic. Okay, so revision. So and while solving the MCQ, you will definitely learn different tips and tricks to solve those MCQ. You can learn the elimination method, and your brain get like active to solve these kind of MCQ. So it helps you to get the like tricks to solve these MCQ and strategy. And with the every session, we also try to help you to memorize those relevant facts which is important for your examination. So this session is going to be very fruitful and beneficial for you. So stay connected with us, do subscribe this channel and keep sharing with your friends and take as much as benefit as you can. Okay, and it's a humble request, please don't waste your time in writing. We will share this PDF, just keep listening the important facts, try to understand and just memorize now and here only. Okay, okay. So we have a question that with reference to the urban cooperative bank in India, consider the following statement. The question is related to the cooperative bank and specific to the urban cooperative bank. Why? It's because that was in the news, because on the ground of failure of two banks, we have learned when at the time of examination there was a failure on the part of two urban cooperative banks, that is a Punjab and Maharashtra cooperative bank, and that's why it's a huge in news, and that's why this question is was in your examination. Okay. So there are three statements and you have to find the correct one. You have to focus because the correct statement you have to find. There are three statements. Statement 1, 2 and 3. We'll discuss these statements after discussing and recalling our important facts. Okay. So let's briefly recall the fact. So hope you learned about what is RBI, what is the role of RBI, what RBI is doing in banking sector. So we have seen that the picture is divided into two mode classification, scheduled bank and non-scheduled bank. In case of scheduled bank, we see the commercial bank and cooperative bank. Okay. Under the cooperating, we are limiting ourselves to the cooperating bank. It's just because our question is restricted to the cooperating bank. Otherwise, the session is going to be unnecessary, very lengthy, which I don't want because I know your time is very precious. Okay. So cooperative bank, in that we divide into two parts: urban cooperative bank and rural. Okay. In urban, we can see schedule and non-schedule, and in the rural, we can see short term and long term. Then we classify schedule urban cooperative bank into multi-state and single state. Similarly, in case of non-schedule, we can see the multi-state and single state. Yeah. But in case of rural, we see in case of short term, there is a state cooperative bank, district central cooperative bank and primary agriculture credit societies. Yeah. But in case of long term, we can see the state cooperative agriculture and rural development bank and primary cooperative agriculture and rural development banks. Okay.
So this is a brief classification of the bank. Okay. So I hope it's helped you. So now we'll limit ourselves to the understanding of cooperative bank. It is very important to understand the basic meaning of the term cooperative bank. The name itself speaks louder. Cooperative, that is a cooperation among the members. So we can see the cooperative banks are the financial entity who are helping to the members and their own customers by providing a like loan at a feasible interest rate, by providing a good interest rate on their deposits and supporting them when they are in need. Okay, so that's limited to the group of people. Okay, these can be called as a cooperative bank. Hope you learned and able to understand the basic meaning of cooperative bank. Okay, so with the legal terms, we can see these banks need to be registered. Sorry. Okay. One second. These bank needs to be registered under the State Cooperative Society Act. State Cooperative Society Act. Okay. And needs to be regulated by Reserve Bank of India, that is RBI. Okay. These are governed under the two acts. First is Banking Regulation Act of 1949, which can be amended with time to time. Okay. And next is a Banking Laws Cooperative Societies Act 1955. These can be also amended because any act can be amended with time to meet the change. Okay. So these are fall under these two separate laws. Okay. Cooperative bank are definitely carries their own pros and cons, that is their own advantage and disadvantages. We can see the cooperative bank. Okay, but we are sticking ourselves to the dual regulation of urban cooperative bank. So when we talk about the dual regulation, it's a very important and wide because of the topic in news, that urban cooperative bank are regulated and supervised by the state registrar of cooperative society if it's running in the single state. But if it's running in the multiple state, it's regulated and supervised by the central registrar of cooperative society. Okay, and simultaneously these are also taken care by the Reserve Bank of India, that is RBI. So now we have to bifurcate the function. Which function is to be taken by the states and which functions are to be taken by the Reserve Bank of India. So the functions which is related to the like your incorporation, your registration, management, audit, amalgamation, these kind of basic functions to be taken care by the state. Okay, that means a state registrar or central registrar. Clear? But the banking function, okay, so those banking like interest rate, what the interest rate to be there, and about the license to the branches, loan policies, investments, these kind of things are to be regulated and supervised by the RBI, that is a Reserve Bank of India, as per the provision of Banking Regulation Act of 1949. Clear? So the functions are divided into two areas, and that's why it's called as a dual regulation, or we can also call it as a partial, means partial distribution of function between the your registrar and the Reserve Bank of India. Hope you satisfied. Okay, so when we look into the picture of question, okay, now let's jump to the question. Okay, the first statement is they are supervised and regulated by local boards set up by the state government. So it's definitely you learned that they are not only they supervised and regulated by the local boards. There is no such thing like a local boards to be set up, okay, by the state government. So first statement is wrong. So in that case, you can easily eliminate. I'm going to help you. You can easily eliminate A, C, and D easily, and you can find 2 and 3 correct, but I want to help you to understand point number 2 also and 3 also. So statement so that they can issue the equity shares and preference shares. Yes, because of this scenario in the banking sector, what we have seen, there is an amendment in the Banking Regulation Act 2020, and which also give power to an RBI, that one more important thing I want to draw your attention, that with this amendment act of 2020, it enables the RBI to be supreme. Okay, that means if there is any contradiction between the registrar and RBI, then RBI will be win. Okay, so this amendment act of 2020 enable the RBI to get all the power, those which are with the registrar also. That means registrar will continue with its power, but when there is a case of conflict, the power of RBI will be override. Okay, that means RBI will win. Okay, so
When we see with this amendment, there is a RBI has given a guidelines on that, and that primary urban cooperative bank, when they require some capital, they can issue the equity share, preference shares, and debt instrument also. So they can issue all three amount, raise amount through equity, preference, and debt instrument. Okay. Next, so we can say the third statement is correct. And the last statement is, they are brought under the purview of Banking Regulation Act of 1949 through an amendment of 1966. Okay. So we can see that the banking regulation of 1949 that start and they become effective with effect from 1st March 1966 only. Okay. And this give a power to an RBI for the supervision thing. Okay. So this marked the beginning of, we can see, the new era of duality of control over these banks, and the banking related function like licensing and area of operation, interest rate, and all loans documents, these to be governed by the Reserve Bank of India, and registration, management, audit, and or amalgamation, liquidation, all these things are taken care by the registrar. That means governed by the state government as per the provision of respective state act. Okay. Divided into two areas. Your function can be in the banking related functions, you can see as an RBI. Okay. Banking related functions, and other will be taken care by the governed by the state government as per the respective state act. Okay. So statement 3 is correct. So I help you to understand all three statement, but I also helped you that if you able to find that statement 1 is wrong, you can definitely eliminate A, C, and D, and you came into a conclusion. So that's why it's very important to learn very important facts with every session. So I hope I helped you to understand important fact. I help you that whatever benefit I can share with you with this topic. So I helped you to share this benefit. And if you really like this session, share your words and do like this session and keep sharing with your friends, and let be a participative. So take care. See you in the next session more on economics. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.